दुनिया का एकमात्र देश जो सिर्फ धर्म के आधार पर बना था, आज अपने ही भार से टूट रहा है। ये कोई भविष्यवाणी नहीं, बल्कि आज की लाइव रियलिटी है। $133 का भारी एक्सटॉर्शन डेथ, 40% से ज्यादा जनता गरीबी रेखा के नीचे, और देश के वो हिस्से जो हर दिन हिंसक विरोध प्रदर्शन में जल रहे हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं करेंगे। आज आपको पता चलेगा कि कैसे 2300 साल वर्ष पुरानी किताब का सीक्रेट फॉर्मूला आज के मॉडर्न वॉरफेयर में इस्तेमाल हो रहा है। कैसे एक देश हमारे ही अंदर एक साइलेंट वॉर चला रहा है बिना एक भी गोली चलाए, और कैसे एक हाईली क्लासिफाइड स्ट्रेटजी जिसका अंतिम परिणाम एक देश के 5 टुकड़े कर सकता है, वो इस वक्त एक्टिव है। ये सब आपस में कैसे जुड़ा है, इसके लिए इस डीप एनालिसिस को एंड तक देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज आपका एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर होने वाला है। टीवी न्यूज चैनल आपको बताते हैं कि पड़ोसी देश सिर्फ IMF के कर्ज और खराब राजनीति की वजह से डूब रहा है, लेकिन आज हम दो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट को जोड़ेंगे, मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स और एंशिएंट इंडियन स्टेट क्राफ्ट को। वेस्टर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट और दुनिया मानती है कि किसी भी देश के फेल होने का कारण सिर्फ GDP का गिरना या कर्ज होता है। उन्हें लगता है कि एक और बेल आउट पैकेज मिलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यहीं पर उनका लॉजिक पूरी तरह से फेल हो जाता है। एक बहुत बड़ी डिटेल है जो पश्चिमी देश मिस कर रहे हैं। समस्या फाइनेंशियल नहीं, बल्कि पूरी तरह से स्ट्रक्चरल है। यह देश एक आर्टिफिशियल स्टेट है। ग्लोबल हिस्ट्री का डेटा उठाकर देख लीजिए, दुनिया में कोई भी नेशन सिर्फ एक धर्म के आधार पर लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाता है। एक सफल देश बनने के लिए एथनिकल सिटी, भाषा और लोकल कल्चर को एक साथ जोड़ना पड़ता है। भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी डाइवर्सिटी है। भारत ने कभी भी अपनी विविधता को कुचलने का प्रयास नहीं किया है, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाया है। लेकिन पाकिस्तान में नेशन बिल्डिंग के नाम पर भाषा और क्षेत्रीय संस्कृति को पूरी तरह से कुचल दिया गया है। इसका एक लौता कॉन्सेप्ट सिर्फ एक धार्मिक पहचान बनना है। जब आपकी पूरी आइडेंटिटी सिर्फ एक सिंगल आइडियोलॉजी पर टिकी हो और बाकी हर चीज को इग्नोर कर दिया जाए, तो वह सिस्टम अंदर से खोखला होने लगता है। आज वह बलूचिस्तान और खैर पख्तूनख्वा जैसे एरियाज में जो भयंकर विरोध हो रहे हैं, वह इसी आर्टिफिशियल फाउंडेशन का नतीजा है। लोग अब एक कॉमन आइडेंटिटी में विश्वास नहीं करते हैं। वहां की जनता महंगाई और टैक्स से टूट चुकी है और सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया है। ग्रोथ रेट सिर्फ 3% तक अटक गया है, जो उनकी जनसंख्या बढ़ने की दर के बराबर है। यानी देश आगे नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ किसी तरह से सरवाइव कर रहा है। लेकिन जब कोई देश अपने ही घर में जल रहा हो, तो वह खुद को बचाने के लिए सबसे पहले क्या करता है? वो अपने सबसे बड़े दुश्मन के घर में आग लगाने का प्रयास करता है। और यहां से शुरुआत होती है एक ऐसे अदृश्य युद्ध की जो किसी बॉर्डर पर नहीं, बल्कि हमारे और आपके बीच में लड़ा जा रहा है। यह इनविजिबल वॉर कोई सीमा पर लड़ा जाने वाला हथियारों वाला युद्ध नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक युद्ध है। इतिहास गवाह है कि जब भी पड़ोसी देश ने सीधे तौर पर मिलिट्री युद्ध लड़ा है, उसे हार का सामना करना पड़ा है। इसलिए उन्होंने एक नई रणनीति अपनाई है, जिसे मॉडर्न डिफेंस में असिस्मेंट वॉरफेयर कहा जाता है। उनका लक्ष्य बहुत स्पष्ट है। भारत की जिस डाइवर्सिटी और विविधता को हम अपनी ताकत मानते हैं, वो उसी को हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बनाना चाहते हैं। भारत का ऐतिहासिक रूप से यह फिलॉसफी कभी नहीं रहा है कि वह दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में बिना वजह दखल दे। हमारी नीतियां हमेशा से शांतिपूर्ण और रक्षात्मक रही हैं। लेकिन पड़ोसी देश ने हमारी इसी फिलॉसफी का गलत फायदा उठाया है। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसे मिलिट्री साइंस में 1000 कट लगाकर कमजोर करना कहा जाता है। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर वो भारत पर सीधा हमला करेंगे तो उनका अपना अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्होंने हमारी देश के अंदर मौजूद सोशल फॉल्ट लाइन को खोज निकालना है। एक डेमोक्रेसी में सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होना एक बहुत ही सामान्य बात है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि पिछले कुछ सालों में ये विरोध प्रदर्शन अचानक से इतने हिंसक कैसे हो जाते हैं? यहीं पर विदेशी खुफिया एजेंसी का साइलेंट इंटरफेरेंस शुरू हो जाता है। जब भारतीय नागरिक किसी मुद्दे पर शांति से अपना पक्ष रख रहे होते हैं, तो यह सिस्टम उस प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लेता है। वे सोशल मीडिया एल्गोरिदम और फेक अकाउंट का इस्तेमाल करके उस मुद्दे में अपना एक अलग ही एजेंडा डाल देते हैं। उनका काम सिर्फ एक चिंगारी लगाना होता है, जो धर्म और पैसों का लालच देकर कुछ स्लीपर सेल्स को और ब्रेन वॉश लोगों का इस्तेमाल करते हैं। यह एक बहुत ही कैलकुलेटेड साइंटिफिक प्रोसेस है। ऐसे लोग जो नागरिक तो भारत के हैं, लेकिन विदेशी फंडिंग के कारण में भारत के ही खिलाफ काम करने लगते हैं। किसी भी देश में अलग अलग भाषा, जाति और विचारों के लोग होते हैं। जब विदेशी पैसों का इस्तेमाल करके इन अलग अलग विचारों को आपस में लड़ाया जाता है, तो समाज में एक भयंकर फ्रिक्शन पैदा हो जाता है। इसे आप साइंस की भाषा में एंट्रोपी समझ सकते हैं।
जब सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा अव्यवस्था फैल जाती है तो सिस्टम को बाहर से तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यही उनका मास्टर प्लान था। वो हमारे ही सिस्टम की आज़ादी का इस्तेमाल करके हमारे ही खिलाफ एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं जिसे पकड़ पाना लगभग नामुमकिन था। भारतीय सरकार के लिए यह एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका था। एक तरफ सीमा पर हथियारों से लैस शत्रु खड़ा था और दूसरी तरफ देश के भीतर ही उसी शत्रु द्वारा स्पॉन्सर्ड साइलेंट एजेंट चला रहे थे। सरकार को नागरिकों के डेमोक्रेटिक राइट्स भी बचाने हैं और नेशनल सिक्योरिटी को भी बचाना है। जब शत्रु आपके अपने ही लोगों के बीच में छुपा हो तो आप सीधे तौर पर फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। देश को इस दोहरे खतरे से बचाना सबसे बड़ी चुनौती बन गया था। सरकार को एक ऐसा सॉलिड काउंटर अटैक तैयार करना था जो बिना शोर मचाए इस पूरे नेटवर्क की जड़ें को खत्म कर दे। मैं अभी एक एक्चुअल पॉइंट पर आता हूं जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि भारत सरकार ने इस समस्या का क्या अचूक तोड़ निकाला है। पर उससे पहले अगर आपको यह डीप जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या भारत को भी पड़ोसी देश के अंदर ऐसी ही साइलेंट ऑपरेशन शुरू कर देना चाहिए। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो में आगे हम एक ऐसे क्लासिफाइड ऑपरेशन को डिकोड करेंगे जिसमें एक इनविजिबल फोर्स जिसे आज तक कोई खुफिया एजेंसी ट्रेस नहीं कर पाई है, वो दुनिया के सबसे सुरक्षित ठिकानों के अंदर घुसकर सीधे अपना काम कर रही है। यह फोर्स कौन सी है और इसकी कमांड कहां से आ रही है, इसका एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग जवाब आपको आगे चुका देगा। अब वापस आते हैं भारत के इस साइलेंट वॉर वाले प्रॉब्लम पर। इस अंदरूनी युद्ध को जड़ से खत्म करने के लिए भारत सरकार ने अमेरिका या यूरोप की किसी मॉडर्न वेस्टर्न थ्योरी को फॉलो नहीं किया है। उन्होंने उन सभी ग्लोबल नीतियों को खारिज कर दिया है जो कहती हैं कि हर समस्या का समाधान सिर्फ टेबल पर बैठकर हो सकता है। इसके बजाय उन्होंने एक ऐसी किताब खोली जो आज से लगभग 2300 साल पहले लिखी गई थी। एक ऐसी कूटनीति जो आज के मॉडर्न वॉरफेयर से भी ज्यादा एडवांस और खतरनाक है। यह रणनीति इतनी साइलेंट और सटीक है कि आज पड़ोसी देश को समझ नहीं आ रहा है कि उनके साथ में असल में हो क्या रहा है। उन्होंने सिर्फ इतिहास के पन्नों को नहीं पलटा बल्कि एक ऐसे मास्टरमाइंड के सीक्रेट फॉर्मूले को दोबारा एक्टिव कर दिया है जिसने कभी सिकंदर की सेना को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। जब बात राष्ट्र के पतन और कूटनीति की आती है तो दुनिया भर के मिलिट्री स्कूल त्यूज और सन को पढ़ाते हैं और उनकी किताबें द आर्ट ऑफ वॉर को पढ़ाते हैं। उन्हें लगता है कि 5वीं सदी ईसा पूर्व की लिखी ये किताबें ही मॉडर्न वॉरफेयर की बुनियाद हैं। वेस्टर्न दुनिया यह मानकर चलती है कि राज्य को चलाने के लिए सबसे बेहतरीन थ्योरी ग्रीक या चीनी विचारकों ने दी थी, लेकिन यह उनके ऐतिहासिक ज्ञान का सबसे बड़ा भ्रम है। भारत के पास एक ऐसी ग्रंथ मौजूद है जिसे दुनिया ने सदियों तक सिर्फ इग्नोर किया है। यह ग्रंथ 300 ईसा पूर्व में लिखा गया था। यह आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य की मास्टरपीस है जिसे हम अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। ये कोई फिलोसफिकल किताब नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल और हाईली एनालिटिकल मैनुअल है जो यह बताती है कि एक राज असल में काम कैसे करता है। चाणक्य ने इसमें सप्तांग सिद्धांत का जिक्र किया है। इसका मतलब है राज्य के 7 अंग। चाणक्य कहते हैं कि कोई भी देश सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होता है बल्कि एक जीवित बायोलॉजिकल कोड की तरह काम करता है जिसके 7 महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। पहला स्वामी जो देश का नेतृत्व करता है, दूसरा अमात्य जो प्रशासन और सिस्टम चलाते हैं, तीसरा जनपद यानी देश की जनता और जमीन, चौथा दुर्ग जो आंतरिक सुरक्षा और देश की सीमाओं की रक्षा करता है, पांचवा कोष जो अर्थव्यवस्था और खजाना है, छठवां दंड जो देश की सेना और शक्ति है और सातवां मित्र जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश के सहयोगी हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जब इन 7 अंगों में से किसी एक में भी भयंकर गड़बड़ी आ जाए तो यह सिस्टम के बाकी सारे हिस्से को भी इन्फेक्ट करने लगता है। जैसे शरीर में एक खराब सेल कैंसर बनकर पूरे शरीर को तबाह कर सकता है। पर क्या 2300 साल पुरानी ये बातें आज के मॉडर्न वॉरफेयर में भी लागू होती हैं? बिल्कुल लागू होती हैं। चाणक्य ने सिर्फ राज्य को चलाने के नियम नहीं बताए बल्कि उन्होंने एक बिल्कुल नए तरीके के युद्ध का आविष्कार किया था जिसे उन्होंने मूक युद्ध यानी साइलेंट वॉर कहा था। एक ऐसा युद्ध जहां शत्रु की सेना आमने सामने नहीं लड़ती है बल्कि वो शत्रु के राज्य के अंदर घुसकर उसे खोखला कर देती है। इसके लिए उन्होंने एक खास शब्द का इस्तेमाल किया था, गुण पुरुष। ये ऐसे एजेंट होते हैं जो दुश्मन के सबसे सुरक्षित दुर्ग के अंदर रहते हैं लेकिन किसी को दिखाई नहीं देते हैं। इनका काम सिर्फ जानकारी जुटाना नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करना होता है। अफवाहें फैलाना, दुश्मनों के सैनिकों का मनोबल तोड़ना और सबसे खतरनाक दुश्मनों का बिना शोर मचाए सफाया करना।
आज के दौर में हम इसे इंटेलिजेंस ऑपरेशन या फिर स्लीपर सेल या फिर कवर्ड ऑपरेशन कहते हैं, लेकिन चाणक्य ने इसका ब्लूप्रिंट सदियों पहले लिख दिया था। तो फिर सवाल यह है कि क्या ये 2300 साल पुराना फॉर्मूला आज 2026 के मॉडर्न न्यूक्लियर वेपन्स वाले देश में इस्तेमाल भी हो सकता है या नहीं? अब जरा सोचिए, अगर आपके देश के अंदर कोई साइलेंट वॉर चल रहा है तो आप उससे कैसे लड़ेंगे? यहीं से एक बहुत ही गहरी और रणनीतिक चाल की शुरुआत होती है जो भारत के डिफेंसिव रुख को पूरी तरह से ऑफेंसिव बना देती है। यह चाल इतनी सटीक है कि इसने पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली स्तंभ को हिलाकर रख दिया है, एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जो दुनिया की किसी भी खुफिया रिपोर्ट के अंदर खुलकर नहीं लिखा गया है। अब हम उन सभी अलग अलग डॉट्स को जोड़ने जा रहे हैं जिन्हें हमने अब तक डिस्कस किया है। याद कीजिए, हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि अननोन गनमैन की एक ऐसी इनविजिबल फोर्स जो पड़ोसी देश के सबसे सुरक्षित इलाकों में अंदर घुसकर भारत के दुश्मनों को चुन चुन कर खत्म कर रही है। यहीं पर चाणक्य की 2300 साल पुरानी थ्योरी और 2026 की मॉडर्न जियोपॉलिटिकल्स आपस में जुड़ जाती हैं। मोदी सरकार और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल ने एक बहुत ही क्लियर स्ट्रेटेजी अपनाई है जिसे डिफेंसिव ऑफेंस कहा जाता है। इसका सीधा मतलब है कि भारत अब सिर्फ हमले होने का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि हमले की प्लानिंग करने वालों को उनके घर में ही घुसकर खत्म कर देगा। यह चाणक्य के साइलेंट वॉर का आज का वर्जन है। जब जिया और रहमान जैसे खुकार आतंकी जो भारत में कई बड़े हमले के लिए जिम्मेदार थे, उन्हें पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित किलों के अंदर मार गिराया जाता है, तो यह उस देश की पूरी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का अंदर से हिलना होता है। इन अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान की कुख्यात एजेंसी ISI के अंदर एक भयंकर पैरानोइया पैदा कर दिया है। आज उनकी पूरी ताकत भारत पर हमला करने की बजाय अपने ही आतंकी प्रॉक्सी को बचाने में लग गई है। यह एक परफेक्ट साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है जहां बिना कोई जंग लड़े दुश्मन को उसी के खेल में उलझा दिया गया है। लेकिन यह सिर्फ एक हिस्सा है। भारत की विदेश नीति में भी चाणक्य की कूटनीति का डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलता है। याद कीजिए, चाणक्य का 7वां अंग मित्र अलाइज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया है। उन्होंने पाकिस्तान को दलाल राष्ट्र का टैग देकर उसकी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ को खत्म कर दिया है, जिसके दम पर वह दशकों से सरवाइव करता आ रहा है। आज जब मिडिल ईस्ट में इतना बड़ा युद्ध छिड़ा है तो कोई भी बड़ा देश पाकिस्तान को एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी नहीं मानता है। यही है चाणक्य का मित्र व्यसन। जब आपके दोस्त ही संकट के समय में आपसे मुंह फेर लें तो आपका पतन निश्चित हो जाता है। अब आते हैं तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर, भारत की आंतरिक सुरक्षा। चाणक्य ने कहा था कि एक राजा को सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं बल्कि देश के अंदर बैठे कांटे से भी सावधान रहना चाहिए। भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों में PFI जैसे संगठनों पर बैन लगाकर और विदेशी फंडों से चलने वाली NGO पर कठोर कार्रवाई करके इसी नीति को लागू किया है। यह चाणक्य के अमात्य और जनपद सुधार का एक मॉडर्न उदाहरण है। जब आप देश के अंदर विरोध प्रदर्शन और भड़काने वाले स्लीपर सेल और विदेशी एजेंट्स के नेटवर्क को तोड़ देते हैं तो दुश्मन का साइलेंट वॉर अपने आप ही कमजोर पड़ जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये सब कुछ आपस में कैसे जुड़ रहा है। एक तरफ अननोन गनमैन पड़ोसी देश के दुर्ग को कमजोर कर रहे हैं, दूसरी तरफ विदेश नीति उनके मित्र को खत्म कर रही है और तीसरी तरफ आंतरिक सुरक्षा उनके साइलेंट वॉर को फेल कर रही है। जब किसी राज्य के 7 में से इतने सारे अंग एक साथ काम करना बंद कर दें तो अंत में क्या होता है? क्या वह देश फिर से बच सकता है? चाणक्य के अर्थशास्त्र में इसका एक बहुत ही स्पष्ट और सीधा जवाब दिया गया है, एक ऐसा जवाब जो आज पाकिस्तान के भविष्य की सबसे डरावनी सच्चाई बन चुका है। चाणक्य की सबसे बड़ी चेतावनी यह थी कि जब किसी राष्ट्र के कोश मतलब इकोनॉमी, जनपद मतलब पीपल और अमात्य मतलब गवर्नेंस एक साथ कमजोर हो जाते हैं तब विनाश शुरू हो चुका होता है, चाहे वो बाहर से दिखाई दे या ना दे। आज 2026 में पाकिस्तान के ये तीनों अंग पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। उनका कोष IMF के लोन पर जिंदा है, उनका जनपद सड़कों पर विरोध कर रहा है और उनका अमात्य पूरी तरह से सेवा के कंट्रोल में एक कठपुतली सरकार की तरह है। जब किसी सिस्टम की नींव ही ढह जाती है तो उस पर खड़ी इमारत अपने आप ही गिर जाती है। अब आते हैं उस रहस्यमयी भविष्यवाणी पर जिसके बारे में हमने शुरुआत में हिंट दिया था। प्राचीन भारतीय ग्रंथ विशेषकर भविष्य पुराण और भविष्य मलिका में एक बहुत ही डराने वाली भविष्यवाणी का जिक्र है। इस ग्रंथ के अनुसार कलयुग के अंतिम चरण में एक भयानक विश्व युद्ध होगा जिसमें पाकिस्तान कुछ इस्लामिक देशों और चीन के साथ मिलकर भारत पर एक बहुत बड़ा हमला करेगा। लेकिन भविष्यवाणी के अनुसार भारत इस हमले का एक ऐसा विनाशकारी जवाब देगा जिसके बाद पाकिस्तान कम से कम 5 हिस्सों में टूट जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये तो सिर्फ एक पुरानी
कहानी है, लेकिन जब हम आज की जियोपॉलिटिकल रियलिटी को देखते हैं तो यह भविष्यवाणी एक डरावनी सच्चाई बन जाती है। बलूचिस्तान और खैर पख्तूनख्वा में पहले से ही आज़ादी के लिए हिंसक आंदोलन चल रहे हैं। सिंध और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर मतलब पीओके में भी लोग अपनी अलग पहचान की मांग कर रहे हैं। यह सिर्फ एक धार्मिक भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि एक इमिनेंट जियोपॉलिटिकल रियलिटी है। तो अंत में पाकिस्तान का भविष्य क्या है? इतिहास में बताता है कि कोई भी राष्ट्र एक दिन में नहीं गिरता है, पहले उसके पिलर्स गिरते हैं, और जब पिलर्स गिरते हैं तब एम्पायर खुद ही गिर जाता है। केवल एक धर्म के नाम पर बना यह देश आज अपनी ही बनाई नीतियों के कारण में पतन के अंतिम चरण में है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अनसुलझा सवाल बाकी रह जाता है, क्या पाकिस्तान के परमाणु हथियार इस भौगोलिक विभाजन को रोक पाएंगे, या फिर जब कोई देश अंदर से टूट जाता है तो परमाणु बम भी उसे बिखरने से नहीं बचा सकते हैं? इस एक सवाल का जवाब 100% सटीक जवाब आज दुनिया के किसी भी खुफिया एजेंसी या फिर मिलिट्री एक्सपर्ट के पास में नहीं है। यही वो अनसुलझा रहस्य है जो आने वाले समय में साउथ एशिया का भविष्य तय करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा, और अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया तो इस वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। और साथ में हम इसी तरह से रोचक विषय पर वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और ऐसे ही रोचक विषय के वीडियो पर।